चलिए बेटा, आज बात कर रहे हैं हम लोग संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने श्रेणी क्रम पढ़ा था, हम लोगों को क्या ज्ञात करना था? तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी। ठीक, यहाँ पर भी हम समांतर क्रम संयोजन में भी क्या ज्ञात करेंगे? तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक वही तरीका है जैसे हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़ा करते थे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से चलिए देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ा कैसे जाता है। हम बात करते हैं तीन संधारित्रों की। मान लीजिए हमारे पास तीन संधारित्र हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, ये तीनों संधारित्र किस तरीके से जुड़े हुए हैं? किस तरीके से कि इन तीनों का पहला टर्मिनल आपस में कॉमन है और दूसरा टर्मिनल भी क्या है? आपस में कॉमन है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी के साथ। ये हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं बैटरी का वोल्टेज कितना है, विभव कितना है? V। संधारित्रों की धारिताएं मान लेते हैं C1, C2 एंड C3। चूंकि तीनों संधारित्र बैटरी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, भाई यहां से ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहां से ये भी डायरेक्टली, यहां से ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो संधारित्रों पर जो विभव होगा वो तीनों पर बराबर होगा क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है। और कितना होगा? जितना कि बैटरी का विभव है। तो मान लेते हैं इसका विभव कितना है? V। इसका भी कितना है? V। इसका भी कितना है? V। ओके, अब संधारित्रों के आवेशित होने का तरीका वही है, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश आएगा और वो तीनों पर फैल जाएगा। अब यहां से जो आवेश निकलेगा वो तीन टुकड़ों में बटेगा। ठीक है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या था? पहले एक संधारित्र, फिर उसकी दूसरी प्लेट, फिर दूसरे की पहली प्लेट, फिर दूसरे की दूसरी प्लेट, इस तरह से ही चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो आवेश आएगा वो तीन टुकड़ों में बट जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर आवेश है Q1, यहाँ पर आवेश है Q2 और यहाँ पर आवेश है Q3। क्लियर? हमने तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है, तीनों को एक बैटरी के साथ जोड़ा है। जो बैटरी का विभव होगा वही संधारित्रों पर विभव होगा क्योंकि समांतर क्रम संयोजन है। बैटरी से जो चार्ज निकलेगा, जो आवेश निकलेगा वो तीनों संधारित्रों में बट जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हमें करना क्या है? हमारा मकसद क्या है? देखो, हमारा मकसद है C = Q/V, यहां तक पहुंचना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे किसी भी तरह का संधारित्र हो, चाहे कोई भी काम करना हो, हमें पहुंचना यहां तक है। क्लियर? तो हमें पता है कि तीनों पर विभव कितना है? V है, लेकिन तीनों पर आवेश Q1, Q2 और Q3 है। तो हमें नेट आवेश या कुल आवेश क्या चाहिए? Q1 + Q2 + Q3। ओके, चलिए अब हम Q1, Q2 और Q3 ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले संधारित्र की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट, अगर फर्स्ट संधारित्र की बात करें तो हमें समझ में आता है कि C1 = Q1/V। क्लियर? C1 = Q1/V। यहां से मैं Q1 निकालना चाहूं तो आ जाता है C1V। ठीक, ये हमने पहले संधारित्र के लिए किया। ठीक इसी तरह अगर हम Q2 की बात करें तो आ जाएगा C2V और Q3 की बात करें तो आ जाएगा C3V। क्लियर? हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था, वहां से हमने आवेश निकाला, पहले संधारित्र पर आवेश, दूसरे पर आवेश और तीसरे पर आवेश। तो अगर मैं कहूं कि कुल आवेश की बात करें तो वो आ जाता है Q = Q1 + Q2 + Q3। यही हो जाता है। चलिए, अब ये जो Q आवेश है ये कहां से निकला? बैटरी से निकला। ठीक है, और ये तीनों पर फैल रहा है, यानी कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि इन तीनों संधारित्रों की जगह अगर हम एक संधारित्र लगाएं तो उसके लिए Q की वैल्यू क्या आएगी? वो वैल्यू आ जाएगी C = V। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है Q1 = C1V। या फिर हम यहां से भी इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि यहां से अगर मैं Q निकालूं तो वो आ जाता है CV। ठीक, इसका मतलब कुल आवेश की बात कर रहे हैं तो धारिता भी क्या होगी? कुल होगी, और विभव भी क्या होगा? कुल होगा। या फिर मैं ऐसा कह दूं कि तुल्य आवेश, तुल्य धारिता और तुल्य विभव, वही काम हमने यहां पर किया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? C1V + C2V + C3V। ओके, हमने Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रख दी। यहां से अगर मैं C = V की बात करूं तो मैं V कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या? C1
प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। किसका फॉर्मूला आ जाता है? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात करने का। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, सभी संधारित्रों की धारिताएं आपस में डायरेक्टली जुड़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें बड़े धारिता की जरूरत होती है तो हम संधारित्रों का कौन सा संयोजन करेंगे? समांतर क्रम संयोजन करेंगे। और जब हमें कम धारिता वाले संधारित्र की जरूरत होती है तो हम कौन सा संयोजन करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था आप संधारित्र और प्रतिरोध में से किसी एक को याद रख लो, ठीक है। आसान होगा प्रतिरोध याद रखना तो आप प्रतिरोधों को याद कर लो कि जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है वही संधारित्र का समांतर क्रम होता है, और जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है वही संधारित्रों का क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। देखो इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर कि मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, यहां पर है प्रतिरोध और यहां पर है संधारित्र, ठीक है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या कहता है? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम क्या कहता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यही काम हमें यहां करना है। ये यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर यहाँ 3 ले लेते हैं तो आ जाता है R3। और ऐसे ही यहां पर हो जाएगा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर हो रही बात सभी को? ध्यान रखना, हमें क्या करना है? उल्टा याद रखना है। भाई इसके लिए श्रेणी क्रम ये है और इसके लिए समांतर क्रम ये है, जबकि संधारित्रों में श्रेणी क्रम कौन सा है? जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम है। क्लियर? संधारित्र का श्रेणी क्रम कौन सा है? जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम है। और संधारित्र का समांतर क्रम कौन सा है? जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। क्लियर? इससे आगे की बात हम अगले वीडियो में करते हैं।